वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हिस्ट्री का एक नया टॉपिक तारीख़ पाक व हिंद से मुताबिकत रखता है, जिसका ताल्लुक है द ग्रेट मुगल्स। मुग़लों के बारे में, मुग़लों की तारीख़ के बारे में हम बात करेंगे। और आज के लेक्चर में हम ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है कि मुगल्स, और मुख्तसरन करेंगे, टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं इसमें कि वो तमाम उस पूरी डायनेस्टी को कवर करने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ें हम जल्दी में स्किप भी करेंगे क्योंकि टॉपिक बड़ा है, और इतने बड़े टाइम में स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मली डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन सीएसएस के या पीएमएस के या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए तो एक लेक्चर में तमाम मुगल हिस्ट्री बड़ी फ्रूटफुल रहती है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रीफ हिस्ट्री इसकी कुछ इस तरह से है कि 1526 में बाबर ने इसकी बुनियाद रखी थी। ठीक है जी। और 6 बादशाह इसमें, बड़े ग्रेट मुगल, बड़े ग्रेट लीडर्स गुजरे हैं। 6 बड़े यानी ग्रेट मुगल एम्पायर एम्परर गुजरे हैं। इसका बाबर खुद भी था, उसके बाद हुमायूं आ जाता है। इसने कुछ शेरशाह सूरी के खिलाफ इसने जो जंगें लड़ी थी, तो हिंदुस्तान पर कंट्रोल इसका लूज भी हो गया था हुमायूं का। ठीक है जी। और जो थर्ड आता है वो अकबर है, अ, जो कि अकबर द ग्रेट भी जिसे कहा जाता है। इसने दोबारा हिंदुस्तान की यानी रीगेन किया हिंदुस्तान पर कंट्रोल को। ये भी एक बड़ा ग्रेटेस्ट मुगल रूलर आता है, तीसरा यानी अकबर। और फिफ्थ रूलर शाहजहां का जिक्र आगे आएगा, जिसने ताजमहल बनाया था 1653 में। और इनकी एम्पायर जो है वो डिक्लाइन कर जाती है अंडर सिक्स एम्परर औरंगज़ेब के दौर के बाद। तो औरंगज़ेब के दौर में ही डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है इसके हाफ ऑफ द पीरियड में। तो वो सक्सेशन वार्स या खाना जंगी की जंगें और बगावतें शुरू हो जाती हैं। और फिर 1765 में द मुगल एम्परर हैड बिकम अ प्रिजनर ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और आखिर में जाकर 1765 के में मुकम्मल तौर पर ये कैदी हो जाते हैं, और बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की मुकम्मल हुकूमत आ जाती है और इनको कैद भी कर लिया जाता है। बहादुर शाह जफर का एक सिलसिला है। सो एम्पायर हैड सेवरल मोर मीडियोकर रूलर्स फाइनली एंडिंग इन 1857। 1857 में जाकर विद द एक्सपल्शन टू बर्मा बाय ब्रिटिश ऑफ एम्परर बहादुर शाह जफर। तो ये एक ब्रीफ सी हिस्ट्री है जो कि बाबर से स्टार्ट होती है और बहादुर शाह जफर पर जाकर ख़त्म हो जाती है। तो दरमियान में जो रूलर्स आएंगे उनको हम मुख्तसरन उनका जिक्र करेंगे, लेकिन बुलेट में जो इंफॉर्मेशन है वो आप उनको रोक कर उनको उनके उनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। ठीक है जी। तो द ग्रेट रूलर्स ऑफ मुगल एम्पायर, बाबर, हुमायूं, उसका बेटा अकबर, उसका बेटा जहांगीर, शाहजहां, उसका बेटा और औरंगजेब। तो ये और 1556 से लेकर 1605 तक ऊपर आपको अकबर का दौर नजर आएगा जो बड़ा एरिया कवर किया हुआ है। और शाहजहां के दौर में भी एक एरिया है जो कि कवर हुआ हुआ है, और औरंगजेब के दौर में भी एक ज़बरदस्त जो है वो एरिया कवर्ड है। आगे चलते हैं। बाबर। बाबर, आप देख सकते हैं कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इनका पूरा नाम था। और इन्होंने फरवरी 1483, और इनकी टाइम पीरियड है 1530 का। तो 1526 से 1530 इनका जो टाइम पीरियड है वो आप नोट कर लें अपने पास। इस स्लाइड में आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन डेथ टाइम आपको 1530 नजर आती है। तो 1526 में इन्होंने पानीपत के मकाम पर, चलिए थोड़ा सा मैं ऊपर पढ़ लेता हूँ। आल्सो स्पेल्ड बाबर आर, बाबर ये टर्को मंगोल था, मुस्लिम कंकरर था जो वस्ती एशिया से आया। Following a series of setbacks, finally succeeded in laying the basis of the Mughal dynasty in South Asia, यानी जनूबी एशिया में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद डाली है इसने। ठीक है जी। ही वॉज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ तैमूर। ठीक है जी, अमीर तैमूर थ्रू हिज फादर, एंड अ डिसेंडेंट आल्सो ऑफ चंगेज खान थ्रू हिज मदर। यानी वालद की तरफ से अमीर तैमूर पर इसका सिलसिला जाता है बाबर का, और वालदा की तरफ से चंगेज खान
की तरफ इसका सिलसिला शजरा नसब जाता है. So Babur identified his lineage as Timurd और चुगताई तुर्क जिसे टर्क कहा जाता है. ये अपने आप को उसकी किताब भी है, उसमें उसके बाबरी उसमें उसने जिक्र भी किया हुआ है. तो अपने आप की लीनियज जो है वो टिम्रड और चोगताई तुर्कों से मुशाबे रखता है. वो देता है उसको. वाइल हिज ओरिजिन मिलियो ट्रेनिंग और कल्चर वर स्टेप्ड इन पर्शियन कल्चर में, यानी पर्शियन अंदाज में है. एंड सो ही वाज largely responsible for the fostering of this culture by his descendants and for the expansion of the Persian cultural influence in the Indian subcontinent में मुतहरफ करवाने वाला जो पर्शियन कल्चरल इन्फ्लुएंस है उसको यही है. विद द ब्रिलियंट लिटरेसी आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल हिस्टोग्राफिकल जो उसकी रिजल्ट्स हैं उन्हीं से. ठीक है. तो ये है आपके बाबर. बाबर के बारे में मजीद के बाबर द टाइगर came to power in 1483 and ruled till 1530 तक इसने हुकूमत की. 4 साल का इसका ये दौर है. और 1483 इसका वो सेंट्रल एशिया से स्टार्ट होता है. ठीक है जी. ये रूल्ड ओवर अ वेरी स्मॉल किंगडम इन तुर्किस्तान. ठीक है. विद सिग्निफिकेंटली स्मॉल आर्मीज he managed to conquer Afghanistan and the Delhi Sultanate एंड ऑल ऑफ हिंदुस्तान. और फिर करते करते पूरे हिंदुस्तान पर काबज हो गया. तो ये छोटी छोटी तुर्किस्तान से स्टार्ट हुआ. अफगानिस्तान को कब्जे में लेते हुए दिल्ली सल्तनत पर आकर इसने विराजमान हो गया. अच्छा, बाबर. बाबर के बाद हम आ जाते हैं जी हुमायूं की तरफ. पूरा नाम है जी नासरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं. ये पर्शियन नाम. फुल टाइटल अल सुल्तान अल आजम वल खाकान अल मुकर्रम जामिया सुल्तनत अफगानी. व ये पूरा मुकम्मल पर्शियन स्टाइल में वो उसका लिखा हुआ है. 1508 से 1556 इसका दौर है. इसका वो टाइम पीरियड उसमें आता है, लेकिन मुगल में ये सेकंड नंबर पर आता है, जो कि बाबर के बाद 1530 के बाद इसने उसकी बुनियाद रखी. 1556 तक इसका रूल है. वो रूल प्रेजेंट डे आजकल का जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान और शुमाली हिंदुस्तान का जो टाइम एरिया है, इस पर इसने हुकूमत की 1530 से लेकर 1540 तक. ठीक है जी. और फिर हुमायूं को शिकस्त हुई थी शेर शाह सूरी के हाथों, और फिर दोबारा इसने रीगेन किया था 1555 में. 1556 ये 6 साल का दरमियान में फिर अरसा आ जाता है. तो लाइक हिज फादर बाबर ही लास्ट हिज किंगडम अर्ली बट विद पर्शियन एड, यानी वो पर्शियन एड यानी ईरान वाली साइड से इसकी हेल्प हुई थी, और इसने जो है वो दोबारा से फिर रीगेन किया उसको. और ऑन द एव ऑफ हिज डेथ इन 1556 the Mughal Empire spanned almost 1 million square kilometer. Or he succeeded his father in India in 1530, while his half brother Kamran Mirza, who was to become a rather bitter rival Bana, obtained the sovereignty of Kabul और पर कब्जा कर लिया और northern parts of the entire father's empire. He originally ascended the throne at the age of 22 साल की उम्र में उसको बादशाहत मिली थी, and was somewhat inexperienced when he came to power. इसीलिए उसको शिकस्त दी थी. ठीक है जी. दरमियान तो हुमायूं के बारे में क्या है एक पैराग्राफ में कि हुमायूं inherited one of the largest empire in the world at the time and nearly ruined it. Between 1530 to 1540 बड़े कब्जे पर एरिया पर कब्जा किया. managed to lose all the land. He managed to lose all the land that his father worked so hard to get through rebellions from Afghanistan and India. He was sent into exile in Persia and created a small army. He ended up eventually regaining all the lands back, but is looked upon as one of the worst Mughal emperors. At the end of the conquest, he fell down a flight of stairs and broke his neck. उसकी गर्दन टूट गई थी. He was succeeded by his son Akbar, which in Arabic means great one. अकबर द ग्रेट की हुकूमत आ जाती है, इसका बेटा अकबर आ जाता है. अकबर के बारे में देखते हैं. अकबर क्या है. उर्दू में अकबर, हिंदी में हिंदुस्तानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, also known as शहाबुद्दीन, शहनशाह अकबर आजम और अकबर द ग्रेट. ठीक है जी. 1542 1605 इसका टाइम पीरियड. He was the third Mughal emperor
ही वाज द Timurid descendant, अमूर तैमूर वाली उसमें आता है, the son of Emperor Humayun, ठीक है जी, and the grandson of Mughal Emperor Zainuddin Muhammad Babur, उसका ग्रैंडसन आ जाता है, ठीक है जी, पोता, द रूलर who founded the Mughal dynasty in India. At the end of his reign in 1605, the Mughal Empire covered most of the northern and central India. जबरदस्त बड़े एरिया पर इसने हुकूमत की. He is the most appreciated for having a liberal outlook था इसका on all faiths and beliefs. इसके दरबार में, इसके कोर्ट में, इसके कल्चर में, इसके आर्ट में आपको लिबरलिज्म और लिबरल नजर आएंगे, लिबरल आइडियाज नजर आएंगे, और reached his zenith as compared to his predecessors. यानी एक बड़ा एरिया इसने कवर किया. अकबर के बारे में एक पैराग्राफ की. मुस्लिम, Indian and Western historians all see Akbar as the greatest ruler, ठीक है, throughout Indian history. He became emperor at the age of 13. इसको बहराम ने इसकी हेल्प की थी 1556 में. He immediately began seizing uh, land in Hindustan. He conquered more lands than any of his ancestors before him had. He was very wise in his ruling and tried to govern all his people equally and fairly. Since his conquered lands were so many, he assigned governors to each reign called मनसबदार. मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करना, और बड़ा एरिया था तो हर एरिया पर इसने अपने मनसबदार रखे और बड़े नए नित नए अंदाज और तरीके इसने भी मुतहरफ करवाए. अकबर के बाद आ जाते हैं हम जहांगीर की तरफ. जहांगीर का जो दौर है वो सितंबर 1569 पैदाइश है और 1627 तक, ठीक है जी. ही वाज द रूलर ही वाज द रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर, जो कि 1605 से लेकर 1627 तक इसका दौर है. और द नेम जहांगीर इज फ्रॉम पर्शियन है, मीनिंग कंकरर ऑफ द वर्ल्ड. जहांगीर का मतलब कंकरर ऑफ द वर्ल्ड, ये पर्शियन उसका उसमें आता है. नूरुद्दीन or Nuruddin is the Arabic है, means the light of the faith. Nuruddin Muhammad Jahangir. तो ये born as the prince मोहम्मद सलीम के नाम से जाना जाता है. He was the third and the eldest surviving son of Mughal emperor. अकबर का है बेटा है, और अकबर्स twin sons Hassan and Hussein died in infancy में डेथ हो गई थी. तो his mother was the राजपूत princess of आम्बर कबीला है, उससे तलक रखती थी, उनका एक कास्ट है उससे. और जोधा भाई बॉर्न राजकुमारी हेरा कुंवारी, एल्डेस्ट डॉटर ऑफ राजा बिहार महल और भरमल भरम भरमल के बीरमल बिहार मल और बहरमल कहा जाता है, राजा ऑफ अंबर ऑफ इंडिया. तो ये इसका जो है वो डिसेंडेंट्स का वो आ जाता है, शजरा आ जाता है. जहांगीर के बारे में. Akbar was succeeded by his favorite son Jahangir, who ruled the empire from 1605 to 1628. ये एक पैराग्राफ में अगर इसको देखें तो 1605 से 1628 तक इसने हुकूमत की. और जहांगीर did not pursue military conquest as forcefully as his father. यानी खुद नहीं की, but he did manage to extend the empire into Bengal. His father had once said that any empire that is not expanding is in decline. जो नहीं फैल रही होती है तो वो खत्म हो जाती हैं, डिक्लाइन कर जाती हैं रियासतें. So Jahangir had a great passion for the arts. जहांगीर को इन चीज़ों से बड़ी दिलचस्पी थी. पेंटिंग, कल्चर, आर्किटेक्चर, फिलोसफी, लिटरेचर. और ही वॉज नोन टू कैरी द मुगल एम्पायर थ्रू देयर रिचेस्ट कल्चरल पीरियड. इसके दौर में मुगलिया सुल्तनत बड़े बड़े काम की है. हम आखिर में भी देखेंगे भी इनको. जहांगीर के बाद हम आ जाते हैं शाहजहां की तरफ. शाहजहां इसका टाइम पीरियड, इसका जो पैदाइश है 1592 से 1666 तक है. और इम्पीरियल मेजेस्टी अल सुल्तान अल आज़म इसको उससे पुकारा जाता है. और इसके दौर में was the he was the emperor of the Mughal Empire in the Indian subcontinent, जो कि 1628 से लेकर 1658 तक इसका दौर आता है. The name Shah Jahan comes from the Persian meaning king of the world. वही है. He was the fifth Mughal emperor after Babur.
हुमायूं, अकबर और जहांगीर के बाद। पांचवा आ जाता है ना, बाबर पहला, हुमायूं दूसरा, अकबर तीसरा, जहांगीर, उसके बाद बेटा इसका शाहजहां आ जाता है। While young, he was favorite of his legendary grandfather Akbar the Great. He is also called Shah Jahan the Magnificent. Besides being a descendant of Genghis Khan की descendant में से आते हैं, Emperor of Mongol Empire and Tamerlanian तैमूर से भी आते हैं. He is also a descendant of Emperor uh, Chalamangani, the king of Franks, king of the Lombards, and the emperor of the Romans. शाहजहां के हवाले से शाहजहां के बारे में एक पैराग्राफ के Jahangir's successor Shah Jahan inherited Akbar's obsession with the military. Shah Jahan ruled 1628 से 1658 तक इसने हुकूमत की. By the end of his reign, the Mughal Empire was extended and seemed to change stable. He built a new capital and many other buildings. The most famous ताज महल, अगर आपको इस तस्वीर में देखें तो इसकी बहुत बड़ी वो है कंट्रीब्यूशन है. Decided to build a most beautiful tomb that the world had ever seen, and that was exactly what he did. Till this day, the Taj Mahal is known as one of the seven wonders of the world. दुनिया के सात अजूबों में इसका शुमार होता है. The Taj Mahal took over 20 years to build. ठीक है, 20 साल लगे and over 20,000 men और 20,000 लोग. All of the lavish building projects यानी फजूल खर्ची में आता है, though eventually ran literary dry. Because of this he raised taxes on all the people and raised a lot of hostility towards himself. अपनी ख्वाहिशात के लिए इन्होंने खजाने का बोझ किया और लोगों का टैक्सेस वगैरह भी लगाए और बड़े उसमें अगर हम एक एक बादशाह को देखें तो बड़ा टाइम टेकिंग है. सो औरंगजेब की तरफ आ जाते हैं. औरंगजेब आलमगीर. औरंगजेब he was the sixth ruler है, Emperor Shah Jahan's sixth son. ठीक है जी. Was born in 1618 दोहद Madhya जगह है, मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश, and wrested India's crown from his fathers before the end of 1658. बादशाह की यानी बाप की डेथ से पहले ही इसने वो छीन ली थी और बादशाह बन गया था. अपने भाई दारा शिकोह को शिकस्त दी थी. एक अपने इसको खाना जंगी कहा जाता है हुई थी. और धर्मत में ये जहान ने 15 अप्रैल 1658 में हुई थी. और दूसरी जो थी वो दारा हिमसेल्फ लेड बाय दारा हिमसेल्फ एट दी समगढ़ जगह है वहाँ पर 1658 में हुई थी. तो द वार ऑफ सक्सेशन इनको कहा जाता है, इसको जंग को द वार ऑफ सक्सेशन कहा जाता है. तो द रिचेस्ट थ्रोन द वर्ल्ड वाज पर्टिकुलरली over with this victory, and Aurangzeb secured his position by making Murad, his brother and accomplice in his impetuous pursuit of power, his prisoners, betrayal और पर कब्जा करना. He had already made his old father Emperor Shah Jahan a prisoner in the Agra fort में इसने अपने बाप को वहाँ पर उसने पाबंद सलासल भी कर लिया था और खुद जो है वो इस टाइम पीरियड में 1658 में लिखा है कि उसने कब्जा भी किया. औरंगजेब आलमगीर के बारे में एक पैराग्राफ के द लास्ट ग्रेट मुगल रूलर वाज औरंगजेब आलमगीर. During the 50 years reign, the empire reached its greatest physical size, but also showed unmistakable signs of decline. एरिया तो बड़ा हो गया, वाश पर कब्जा कर लिया, लेकिन नफसियाती तौर पर उसमें ऐसे जरासीम आ गए कि वो कमज़ोर होने लगे. Aurangzeb restored Mughal military dominance and expanded power southwards. इसमें वो किया. अच्छा, अब हम आ जाते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल डायनेस्टी ऑन इंडिया के हिंदुस्तान पर इनका क्या वो बनता है, इन्फ्लुएंस बनता है. तो आर्ट known for manuscript and Persian miniature painting. पर्शियन का रंग आपको नजर आएगा इनकी आर्ट में. अगर आप राइट साइड पर जो डायग्राम है तस्वीरें हैं इनको देख लें तो वेरी सिंबॉलिक है. इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ नेचर, यानी उनकी उन्होंने बर्ड्स को उनकी पेंटिंग में देखी उधर जाकर तो उन्होंने फ्लावर्स को और एनिमल्स को कवर किया हुआ है. कलरफुल और
डिटेल्ड है, छोटी-छोटी चीज़ें बड़ी डिटेल्ड में उन्होंने की हुई हैं। और इन 1680 Emperor Shah Jahan banned music and painting from his court, but he allowed architectural art such as the Pearl Mosque and the Taj Mahal. इन चीज़ों पर इसने जो है वो ज़्यादा ये इसमें आता है कि पर्ल मॉस्क यानी मोती मस्जिद जिसे कहा जाता है और ताजमहल, ये आप देखें तो शाहजहां यानी 1680 में ना एम्परर शाहजहां बैंड म्यूजिक पर पाबंदी लगाई, पेंटिंग पर कोड पर, लेकिन आर्किटेक्चरल टच आपको ज़बरदस्त नज़र आएगा आर्ट के हवाले से। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं आर्किटेक्चर में मजीद के 400 के करीब मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो हैव सर्वाइव्ड टाइम स्पेन ऑफ 132 ईयर्स। ठीक है जी, वाइट मार्बल का इस्तेमाल हुआ है, रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल उनका फेवरेट रहा है उन इमारतों में, और सेमी प्रीशियस जेमस्टोन्स वर पॉपुलर, जेड और क्रिस्टल एटसेट्रा एटसेट्रा यूज्ड आर्क्स यानी स्पैरिंगली, यानी पर्शियन स्टाइल और अरेबिक स्टाइल यानी आर्क आर्क का स्टाइल नजर आएगा आपको उनकी बिल्डिंग। और सिमेट्री है एंड बैलेंस इन्होंने रखा हुआ है, सिमेट्री है इनकी बिल्डिंग्स में, यानी खूबसूरती और सिमेट्री और बैलेंस स्ट्रेस्ड है। और यूज्ड ऑक्टागन्स ए लॉट, यानी उन्होंने वो 8 कोनों वाली शक्लों को ज़बरदस्त तरीके से और मुरहामों वाली चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है अपनी उन तमाम आर्किटेक्चर्स में नज़र आती है। क्लोथिंग की बात करें तो कुर्ता, an informal dress worn by Mughal men and women, so sometimes sewn with gold or silver threads. बाज़ औक़ात उसके ऊपर जो कढ़ाई की जाती थी वो सोने की या सिल्वर के धागे का इस्तेमाल होता था। कट एंड लॉन्ग, ठीक है जी, फ्लोइंग पैनल्स फॉर कंफर्ट अबाउट नी लेंथ, और लंबे और पजामे और फिर नी लेंथ तक, और कंफर्ट के लिए इन्होंने आगे से फ्री बाजू होते थे इनके। तो ट्रेडिशनल वियर इन अफगानिस्तान में हमें नज़र आता है, ये वाला लिबास बांग्लादेश में नज़र आता है, इंडिया में नज़र आता है, हमारे पाकिस्तान में है और श्रीलंका वगैरह में। तो ये तमाम एरिया जिस पर इन्होंने कब्जा किया हुआ था, इनके कंट्रोल में था, तो इन्होंने यही अपना क्लॉथिंग का स्टाइल भी मुतारफ़ करवाया। ठीक है जी, हम आ जाते हैं मुग़ल के ज़हन की तरफ। खाते क्या थे? किन चीज़ों को प्रेफ़र करते थे? इनके खाने के वो क्या थे? स्पाइसी चीज़ें थी, मसालेदार थी, मसालेदार चीज़ें, यानी ये चीज़ें ज़्यादा हिंदुस्तान में पैदा हो रही थी, तो इन्हीं को फिर इनके खानों में भी नज़र आती हैं, और आजकल भी आपको हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तमाम जगहों पर इनके खानों में ये स्पाइसी नज़र आती हैं। ठीक है जी, ड्राइड फ्रूट यानी चीज़ों को खुश्क करके इस्तेमाल करना। ये पूरे आपको हिंदुस्तान में, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान तमाम जगहों पर नज़र आती हैं, सेंट्रल एशिया वगैरह सारा। सो रिच एंड क्रीमी चीज़ें, यानी रिच इन मतलब क्रीमी, रिच मुरगन, ठीक है, नोन फॉर वेरियस सॉसेस और न्यूमेरियस कबाब्स, और और इसी तरह से नॉन वेजिटेरियन चीज़ें ज़्यादा हमें नज़र आती हैं। ठीक है, तो ये मुग़ल के साइंस में आती हैं। मिलिट्री क्या कैसी थी, मिलिटरली कैसे थे। बाबर जो कि पहला मुग़ल रूलर होता है, सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगाना इन 1494। फरगाना वैली ये सेंट्रल एशिया में आती है। तो व्हेन ही वाज़ ओनली 12 ईयर्स ओल्ड, ये वहाँ से आगाज़ होता है। और he was forced to leave his ancestral throne due to invasions of मंगोल ग्रुप, मंगोलों के हमलों की वजह से इसको वहाँ से जगह छोड़नी पड़ी। मंगोल मंगोल ग्रुप, द उज़्बेक्स जो थे। ठीक है जी, मैं फिर पढ़ता हूँ, he was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of Mongol group, the Uzbeks, और in 1526 he defeated the Sultan of Delhi, इब्राहिम लोदी को इसने शिकस्त दी थी पानीपत के मुकाम पर। और ये पानीपत की पहली लड़ाई है, एट पानीपत, एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा। तो ये उसमें बाबर ने आकर मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी, जो कि मैं आपको बताया था, एक तरफ से वो टेमरलैन और दूसरी तरफ से चंगेज़ खान पर इसका वो आता है। तो इसने जो दिल्ली का सुल्तान था, जो आखिरी सुल्तान आता है इब्राहिम लोदी, इसको उसकी शिकस्त दी और पानीपत की लड़ाई में वहाँ पर कब्जा किया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मिलिट्री, तो मिलिट्री बड़ी ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग इस तरह से इन्होंने कब्जा किया। मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स क्या थे?
As the Mughals became powerful, ठीक है, many other rulers also joined them voluntarily. जब powerful थे तो उनको इनका इनके साथ हो जाते थे. The, the Rajputs are good examples of this. यानी जब इन्होंने हमले किए ना तो उस वक़्त हिंदुस्तान छोटी-छोटी रियासतों में बँटा हुआ था, तो राजपूत अलग-अलग हुकूमतें कर रहे थे, तो इन्होंने इन इनको बड़ा वो हेल्प हुआ है इस तरह की सिचुएशन से। ये मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स, यानी मैं यहाँ पर इन्होंने राजपूतों के यहाँ शादियाँ भी की, मुग़ल फैमिलीज़ में ऐसे इज़ाफ़ा हुआ एंड रिसीव्ड हाई पोज़ीशंस, मो राजपूतों के इनके यहाँ बड़ा वो हो जाता है. So, but many resisted as well. Once defeated, however, they were honorably treated by Mughals, given land bags as assignments. ठीक है, तो ये उनको वो दे भी देते थे जायदाद वगैरह. Religion, मजहब. Mughal followed a different kind of religion. It was named uh, सुलह कुल की ये तालीम देते थे, और सुलह कुल में ज्यादातर अकबर का नाम आता है. As in the wide expansion of the divine companions, there is room for all classes and the followers of all creeds. So, in his imperial dominions, which on all sides were limited only by the sea, there was room for the professors of opposite religions, uh, for our beliefs, good or bad, and the road to and tolerance was close. Sunnis और शिया met in one mosque, एक मस्जिद में आते थे, and Christians और Jews जो थे in one church to pray. तो ये इतनी बड़ी इसमें इन्होंने वो बनाई हुई थी, और he consistently यानी अकबर followed the principle of universal peace, सुलह कुल जिसे कहा जाता है. इट वाज आल्सो फॉलोड बाय जहांगीर ने भी इसको फॉलो किया, और शाहजहां ने भी आकर बाद में फॉलो किया, और फिर इनकी हिंदुओं के यहाँ शादियाँ वगैरह भी हुई, और इस तरह से औलादें, और आगे एक बहुत बड़ी कल्चर जो है वो डेवलप होती है. अच्छा जी, मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन ये क्या है, आप डायग्राम को भी देख लें. द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर. प्राइमोजेनिचर वो असूल होता है कि जिसमें बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद, तो मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर विल द यानी कि जिसमें एल्डेस्ट सन inherited his father's estate. Instead, they followed the Mughal and Timurid custom of यानी तैमूर वाली वो कॉपरेंसी कॉपरेसेंसरी इनहेरिटेंस amongst all sons. ठीक है नहीं, कॉपरेसेंसरी इन्होंने इनहेरिटेंस को फॉलो किया, यानी इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड टिमर्डन कस्टम, दोनों को मिलाकर एक काम किया. तो which do you think is the fairer division of inheritance, primogeniture और कॉपरेसेंसरी? तो दोनों में कौन सा ठीक नजर आता है, ये आप खुद ही इसका वो कर सकते हैं. अच्छा, फिर आ जाते हैं अकबर पॉलिसीज की तरफ. अकबर की पॉलिसीज को हम किसी सेपरेट लेक्चर में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर द ब्रॉड फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय अकबर. द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबा, यानी सूबों का नाम सबसे पहले अकबर ने दिया कि एरिया बड़ा हो गया था, और इसने उसको तकसीम किया अपने एम्पायर को, और मुख्तलिफ सूबों में तकसीम किया. तो उन सूबों को जो हुक्मरान था, सूबों पर जो गवर्नर होता था, उसको सूबादार कहा जाता था. सूबादार जो कि दोनों पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शन करता था, और सूबादार को और दूसरे ऑफिसर्स उसकी हेल्प करते थे. ठीक है, तो अकबर नोबल्स कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू भी इसका इकट्ठा हो जाता था. while they were loyal, the empire functional efficiently, और काम एम्पायर का वो बखूबी हो जाता था. अच्छा जी, इसके बाद आते हैं मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जो पहले डिस्कस भी हो चुका है. उस स्लाइड में भी आप देख लें, जो कि इसमें आपको नजर आएगा कि he was defeated by the new Afghan leader शेर खान सूर, यानी वो शेर शाह सूरी वाला एक सिलसिला है. वहाँ से फिर known as शेर शाह इसे कहा जाता है. तो wandered in exile in Persian and finally वो शाहजहां आपके वहाँ रहते हैं अपना अमयूं, तो सेटल्ड इन काबल, और आफ्टर 15 साल के बाद फिर उसको विच टाइम लाइफ गुजरने के बाद फिर क्या होता है कि सो रिजीम वाज इन अ शैमलेस पोजीशन में. अब तो हमयूं दोबारा हिंदुस्तान पर
आकर कब्जा करता है अपने, यानी 1556 से पहले, यानी डेथ से पहले 4-6 साल का अरसा वो भी आ जाता है। ठीक है जी। तो 1550 के लगभग। तो इसका जो बेटा होता है हुमायूं का, शेरशाह सूरी कैथन से ज़ाहिर है शिकस्त होती है, लेकिन फिर ईरान की मदद से फिर उसका आना दरमियान में, तो इसका यंग जो बेटा है अकबर सून रिकवर्ड द लॉस्ट एम्पायर, और फिर एक्सपैंड हो जाती है, पूरे एंटायर इंडिया पर कब्जा हो जाता है अकबर के दौर में। was often considered the true founder of the Mughal Empire भी जिसे कहा जाता है, और laid the grounds of the significant economic growth भी बड़ी होती है और उसमें बड़ा फायदा होता है। ठीक है। He died in 1605 and was succeeded by his eldest son जहांगीर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मुगल इन्फ्लुएंस ऑन द सब कॉन्टिनेंट। ये क्या है? द मैन मुगल कंट्रीब्यूशन टू द साउथ एशिया वाज द यूनिक आर्किटेक्चर, दे आल्सो इन्फ्लुएंस्ड दीज पॉइंट्स। यानी उन्होंने सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस जो है वो ये किया है कि मुगलिया सल्तनत ने मुगलिया आर्ट को तरक्की दी साउथ एशिया में। पर्शियन आर्ट उसमें थी, एंड कल्चर एमलगमेटेड विद नेटिव इंडियन आर्ट एंड कल्चर, यानी पर्शियन भी है और पर्शियन आर्ट और कल्चर, और फिर उसको नेटिव रंग भी दिया गया है कल्चर का। उर्दू और हिंदी लैंग्वेजेस वर फॉर्म, दोनों ज़ुबानें, उर्दू ज़ुबान और हिंदी ज़ुबान, इनको फ़रोग मिला। लैंडस्केप गार्डनिंग हुई, अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, दीवारों पर लैंडस्केपिंग करना और टेक्सचरिंग करना। ठीक है, तो ये उस ज़माने से मुग़लों ने इसको रवाज दिया। फॉल ऑफ मुगल एम्पायर एक और कैरेक्टर है, एक और एरिया है। जब वो जींद को पहुंचती है तो औरंगजेब आलमगीर के दौर में इट कोलैप्स्ड, हाँ, विद ड्रामेटिक sundries with a new few decades after his death and decades, उसके बाद कुछ decades के बाद खत्म हो जाती है। The Mughal Empire owes its decline and ultimate downfall to a combination of factors. Firstly, Aurangzeb's religious policies is regarded as a cause for the decline of the Mughal Empire, as it led the disunity among the people. Although the policy did lead to the weakening of the empire, but the major cause of the decline was the lack of worthy and competent successors after him. नहीं रहे उसके बाद औरंगजेब आलमगीर के बाद। The character of the Mughal kings had deteriorated over a period of time, और उनका किरदार भी कमजोर होता गया। The successive rulers after Aurangzeb were weak and lacked the character, motivation and commitment, और कि वो अपनी एम्पायर को स्ट्रॉन्ग कर सकें, उनके यहाँ भी कमजोरी नजर आई। दे हैड बिकम ईज लविंग एंड कॉवर्डी, बड़े बुजदिल नजर आए और आराम पसंद नजर आए हमें। सो दे टोटली डिसरिगार्डेड देयर स्टेट ड्यूटीज, उनको भूलते गए, और इस तरह से सल्तनत कमजोर होती गई और एम्पायर आखिर जाकर फॉल हुई उसका। So students, thank you very much. I hope that you have understand and the whole psyche throughout the यानी मुगल एम्पायर में जो क्या स्कीम चल रही थी, उनकी आर्किटेक्चर की थी, उन्होंने रूल कैसे किया, और ये 5-6 लोगों का हमने जिक्र किया है। उम्मीद है आपको ठीक तरीके से समझ आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच।